बच्चों आज हम करेंगे पोल साइंस की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। फर्स्ट चैप्टर था हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। उसमें हमने पढ़ा था कि जब पार्टीशन हुआ उसके बाद हमारी कंट्री के कौन कौन से चैलेंजेस थे जो हमारी कंट्री को फेस करने थे। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो टाइम पीरियड, वो एरा जब एक ही पार्टी जो है वो रूल कर रही थी या बोल सकते हैं कि जीत रही थी, और कौन कौन सी पार्टीज़ है जो बाद में फॉर्म हुई, फर्स्ट टाइम इलेक्शन कैसे हुए और अदर थिंग्स। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है चैलेंज ऑफ नेशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। हमने पढ़ा था कि कंट्री की स्टार्टिंग में, जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के लिए, वो सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो मेन चैलेंज, जो सीरियस चैलेंज था, वो था डेमोक्रेसी, कि इस कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कैसे की जाए। जो लीडर्स थे अदर कंट्रीज़ में, उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब उन्होंने ये सोचा कि हमारी जो कंट्री है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे रिलीजन्स और कल्चर्स और लैंग्वेजेस है, तो इनके लिए डिफ़िकल्ट होगा इंडिया के लिए डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। बहुत सारी कंट्रीज़ है जो जब डीकोलोनाइज्ड हुई, यानी कि फ्री हुई जब कॉलोनियलिज्म से, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया नॉन डेमोक्रेटिक रूल। वहाँ पर मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो इंडिपेंडेंट तो हो गई थी, लेकिन वहाँ पर अभी भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। तो इसीलिए सबको लग रहा था कि कहीं इंडिया के साथ भी यही सेम केस ना हो। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये स्टार्टिंग से यही सोच रखा था कि वो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही बनाएंगे, भले ही कितना बड़ा चैलेंज क्यों ना हो। देखो बच्चों, हर सोसाइटी को जो है डिसाइड करना पड़ता है कि वो कैसे गवर्न करेगी, अपने आप को रेगुलेट कैसे करेगी। सोसाइटी में हो सकता है कि डिफरेंट ग्रुप्स हो, उनके जो आइडियाज़ हैं वो डिफरेंट हो, तो इन डिफरेंसेस को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। देखो, पॉलिटिक्स में कंपटीशन और पावर, ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। जो भी पॉलिटिक्स में काम करते हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, और यही हमारे लीडर्स ने सोचा और यही रूट उन्होंने अपनाया कि वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के थ्रू। हमने लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ये साइन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बच्चों, इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो टेम्परेरीली बनी थी या इमरजेंसी के तौर पे बनी थी, वो जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ और हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे सुकुमार सेन। देखो, इलेक्शन कराने से पहले जो मेन चीज़ थी वो थी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी बाउंड्री सेटअप करना, कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होएगी ये डिसाइड करना। उसके बाद इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर लिस्ट बनाना। अब जब पहली वोटर लिस्ट बनी तो उसमें अराउंड 40 लाख वुमेन ऐसी थी जिनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम की बजाय वहाँ पे वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ लिख रखा था, मतलब उनका खुद का नाम नहीं था वोटर लिस्ट के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया ये एंट्रीज़ को एक्सेप्ट करने से, और बोला कि या तो इसको दोबारा बनाओ या फिर इसको डिलीट कर दो। उस टाइम पे अराउंड 17 करोड़ लोग थे जो एलिजिबल वोटर्स में आते थे, जो वोट दे सकते थे, और उन्हें 3200 MLAs और 489 लोकसभा मेंबर्स को इलेक्ट करना था। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, वो ये कि 15% वोटर ही लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, बाकी नहीं थे। और इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत सारे लैक्स ऑफ ऑफिसर और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया। उस टाइम पर यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने अभी तक वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया था। तो इंडिया का जो ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी एक तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर, और ये जो स्टेप था ये बहुत ही बोल्ड और रिस्की था। इलेक्शंस 2 बार पोस्टपोन हुए और फाइनली 1951 अक्टूबर से लेकर 1952 फरवरी में इलेक्शंस फाइनली हो गए। हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन को इलेक्शन 1952 भी बोलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर जो वोट्स हुई थी वो 1952 में हुई थी, जनवरी 1952 में। तो इसीलिए हम इसको 1951 के इलेक्शन ना बोलकर 1952 के इलेक्शन बोलते हैं। तो इंडिया ने, जो क्रिटिक्स थे जो ये बोल रहे थे या सोच रहे थे कि इंडिया इतने बड़े स्केल पर इलेक्शन नहीं कर पाएगा, उन सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। तो अभी तो हम ईवीएम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर हमने डिसाइड किया था कि ये डिसाइड हुआ था कि हम जो है पोलिंग बूथ में बॉक्सेस रखेंगे, बैलेट बॉक्सेस हर कैंडिडेट के लिए। जो भी कैंडिडेट्स है उस एरिया से उन सब के लिए सेपरेट जो है वो एक बॉक्स हुआ करेगा, और हर वोटर को ना एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाएगा। जिस भी कैंडिडेट को वो चूज़ करना चाहते हैं उस कैंडिडेट के बॉक्स में वो ब्लैंक पेपर डाल दिया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम अराउंड 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए गए थे इसी पर्पज़ के लिए। 20 लाख। पंजाब के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिन्होंने ये बताया है कि फ़र्स्ट टाइम जो बैलेट बॉक्सेस थे हर बॉक्स के ऊपर कैंडिडेट का सिंबल होता था, अंदर भी और बाहर भी। बॉक्स के बाहर जो है कैंडिडेट का नेम होता था उर्दू, हिंदी और पंजाबी में। साथ ही वहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखा होता था, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ लिखा होता था। उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था उसको एक कैंडिडेट का न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होता था एक पेपर पे लिखा हुआ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर साइन करता था, उसके बाद बॉक्स के अंदर डालता था और बॉक्स की विंडो को अच्छे से वायर से क्लोज़ कर देता था। ये सारा काम होता था इलेक्शन से एक दिन पहले, मतलब पोलिंग से पहले। अब क्योंकि वो स्टील के बॉक्स होते थे इसलिए उसके ऊपर कैंडिडेट का सिंबल, नेम ये सब लगाने से पहले जो बॉक्सेस हैं स्टील के उनको सैंड पेपर से साफ़ किया जाता था, ताकि वो जो बॉक्स है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और जो भी उनको कैंडिडेट का नेम सिंबल लगाना है उस पर वो अच्छे से चिपक पाए। पहले 2 इलेक्शन में तो यही मेथड यूज़ हुआ, लेकिन जब तीसरी बार इलेक्शन हुए तो एक बैलेट पेपर बना दिया जिसके ऊपर कैंडिडेट का नाम और सिंबल होता था। जो वोटर होते थे उनको स्टैंप लगाना पड़ता था उस कैंडिडेट के नाम के आगे जिनको वो वोट देना चाहते हैं। ये मेथड जो है नियरली 40 इयर्स तक हुआ, और उसके बाद 1990s में इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और 2004 तक पूरी कंट्री में ईवीएम मशीन स्टार्ट होने लग गई। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। पहले तीनों इलेक्शन में कांग्रेस डोमिनेंस रहा, यानी कांग्रेस ही जीती। जब पहली बार जनरल इलेक्शन हुए वो किसी के लिए भी रिज़ल्ट जो आया ना फर्स्ट इलेक्शन का वो सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि कांग्रेस ही जीतेगी बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एंड लेगेसी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कंपेनिंग करी और कांग्रेस 489 सीट्स में से 364 सीट्स जो है वो जीत गए थे। स्टेट इलेक्शन के साथ लोकसभा इलेक्शन के साथ स्टेट इलेक्शन भी हुए थे, उसमें भी कांग्रेस जो है वो हर जगह जीती थी एक्सेप्ट 2 स्टेट्स। एक तो स्टेट्स ऑफ ट्रैवनकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा। ट्रैवनकोर आज का केरला का पार्ट है। इसके बाद जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो बन गए जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस को केरला में ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं मिली। 1952 के फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को 45% टोटल वोट्स मिले थे और 74% जो है सीट उन्होंने जीती थी। मतलब वोट्स जो है वो 50% से कम थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सीट जीती थी इसलिए कांग्रेस जो है वो जीत गई थी। ये हमने 11th के अंदर पढ़ा था ना, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड। ये हमने पहले भी 11th में पढ़ा था कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स देखते हैं। और सेकंड पे थी सोशलिस्ट पार्टी जिन्होंने 10% वोट जीते थे और 30% से ज़्यादा सीट उन्होंने नहीं जीती थी। अगर किसी को फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड FPTP मेथड इलेक्शन का समझना है दोबारा तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। 1957 में जब असेंबली इलेक्शन हुए तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ज़्यादा सीट जीत गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है टोटल 60 सीट जीती थी 126 में से, और 5 इंडिपेंडेंट का सपोर्ट मिलने के कारण वो मेजॉरिटी जीत गई थी। मेजॉरिटी सीट जो है वो जीत गई थी। पहली बार पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ था कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बनी हो, वो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू। लेकिन कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है, गवर्नमेंट की कुछ कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज़ की वजह से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है एजिटेशन स्टार्ट हो गया। बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गए, जिसके कारण 1959 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी जो सेंटर में थी उन्होंने केरला गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया।
अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में ये है कि कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती तो उसको डिसमिस कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशलिस्ट पार्टी। देखो बच्चों, कांग्रेस पार्टी से ही सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर कुछ यंग लीडर्स ऐसे थे जो ज़्यादा रेडिकल और इगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते थे। देखो, रेडिकल वो होते हैं जो कुछ एक्सट्रीम व्यूज़ रखते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या फिर एक्सट्रीम मेजर्स भी ले सकते हैं जैसे वॉयलेंस अगर नीड पड़े तो। और इगैलिटेरियन मतलब होता है वो जो इक्वालिटी या समानाधिकार को सपोर्ट करते हैं, इक्वल लॉज हो सबके लिए, इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए 1934 में कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस में से वो ही लोग जो चाहते थे ये रेडिकल और एगैलिटेरियन कांग्रेस, वो जो अलग हो गए पार्टी से और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई 1934 में। 1948 में कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया और उसके अंदर जो अमेंडमेंट था वो ये था कि जो मेंबर्स हैं वो डुअल पार्टी मेंबरशिप नहीं रख सकते, मतलब दो पार्टी में नहीं हो सकते। तो इसीलिए उनको अलग तो होना ही पड़ा और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई सोशलिस्ट पार्टी। जो सोशलिस्ट थे वो बिलीव करते थे आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब देखो बच्चों, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो लोग होते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो चाहते हैं और ये बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, बट ये सोचते हैं कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जो फ्री होनी चाहिए लोगों के लिए, जैसे एजुकेशन या मेडिसिन, ये सब चीज़ें। ये कुछ पब्लिक ओनरशिप में बिलीव करते हैं, पूरी तरह से नहीं, पर ये सोचते हैं कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ओन ही होनी चाहिए, जिस पे गवर्नमेंट ही ओन करे ऐसी कुछ चीज़ें, या फिर कोई वर्कर कम्युनिटी ही ओन करे। तो ये पूरी तरह से सोशलिस्ट भी नहीं है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कांग्रेस को। उनका कहना था कि कांग्रेस जो है वो लैंडलॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट को ही सपोर्ट करती है। लेकिन 1955 में कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि वो जो है सोसाइटी में सोशलिस्ट पैटर्न जो है वो लेकर आएंगे, और इसीलिए जो सोशलिस्ट पार्टी थी उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े रहना। सोशलिस्ट पार्टी जो है इसमें भी बहुत सारे स्प्लिट्स हुए, बहुत बार रीयूनियन भी हुआ, जैसे इसमें से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, जनता दल, ये सारे भी बने थे जो कि सोशलिस्ट पार्टी में से ही बने थे।